हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज हम देखने वाले हैं 1 सितंबर यानी 1 सितंबर के करंट अफेयर्स को। ये देखिए, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, कुछ स्पीशीज़ देखेंगे, कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, कुछ शॉर्ट न्यूज़, और डिस्कस करेंगे हम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। एक डेटा दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर्स, आपके मेंस के लिए काम आ सकता है। कुछ एमसीक्यूज़ को देखेंगे और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस है। अगर आपने कल लेक्चर को पूरा देखा होगा, पीडीएफ को डाउनलोड किया होगा, तो आपको ये क्वेश्चंस मिले होंगे। फर्स्ट एक एमसीक्यू है, कहता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो पेड़ के लकड़ी से टूल बनाता है, औजार बनाता है। ठीक है, तो गिवन ऑप्शंस में से क्या इसका आंसर होगा? ओरंगुटन, क्योंकि हमने इसके बारे में कल पढ़ा था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जिस तरह से वो इवॉल्व किए हैं, मानव के रूप में आए हैं, तो हमारे एंसेस्टर्स कह लीजिए और ओरंगुटन के जो पूर्वज थे वो एक ही थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, मेंस का क्वेश्चन था कि सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम। कहता है इसमें एक सिनेरियो दिया गया है, एक कंडीशन दिया गया है कि ऐसा मान लीजिए कि जो केंद्र सरकार है वो चाह रही है एक डैम बनाना। कहाँ पे? माउंटेन वैली में, जो कि फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, जहाँ पे कुछ एथनिक लोग रहते हैं, मतलब कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, समझ लीजिए। What rational policy should it resort to in dealing with unforeseen contingencies? तो इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमारा अप्रोच इसको सॉल्व करना नहीं है। ये क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि आप इसको समझ पाओ कि इस क्वेश्चन में देखना क्या है, किन वर्ड्स को पकड़ना है। देखिए, सबसे पहले कहता है माउंटेन वैली। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ माउंटेन वैली। आप क्वेश्चन देखिए, आपको लगा अच्छा डैम बनाना है, पॉलिसी नहीं, आपको देखना है कि माउंटेन वैली लिखा है यहाँ पे। वैली क्या होती है? घाटी में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ज्योग्राफी कैसी होती है, विंड का डायरेक्शन क्या होता है, मानसून कितना आता है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमने डिस्कस किया था उत्तरकाशी वाले फ्लड्स रिलेटेड, कि उत्तरकाशी का जो वो धराली वाला एरिया है वो किस पोजिशन पे है, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज पे लोकेटेड है, कैसे है, क्या देखा था हमने। तो ये क्वेश्चन देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको क्वेश्चन ये नहीं देगा कि वहाँ पे ऐसे बाढ़ आई थी तो क्या हुआ, नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर डैम बनाना है गवर्नमेंट को, कहाँ पे? माउंटेन वैली है, हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ माउंटेन वैली, वहाँ की ज्योग्राफी क्या होती है। सेकंड कहता है बाउंड बाई फॉरेस्ट, ऐसी माउंटेन वैली है जो कि जंगल से घिरा हुआ है, फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, और वो वहाँ पे लोग रहते हैं, कैसे लोग? एथनिक कम्युनिटीज़। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथनिक कम्युनिटीज़। ठीक है, और इनके राइट्स क्या हैं। तो हमने देखा होगा कुछ एक्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स हो गया, डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, कि एथनिक कम्युनिटीज़ क्या हैं, इनकी राइट्स क्या होते हैं, अगर ये हमारे देश में रहते हैं तो इनको कहाँ तक की छूट मिली हुई है अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए। ठीक है, फिर रेशनल पॉलिसी शुड इट रिजॉर्ट टू डीलिंग विद अनफोर्सीन कंटिजेंसीज। अनफोर्सीन मतलब होता है जो हमने नहीं देखा है, मतलब जो अचानक से आ जाता है। ठीक है, रैंडमली जो आ गया। कंटिजेंसी क्या है? इमरजेंसी, कुछ आपात की स्थिति आ गई। तो हमने देखा था क्लाउड बर्ड्स जो हुआ था, क्लाउड बर्ड्स जो होता है वो क्या है? वो ऐसा एक सिचुएशन है जिसकी जानकारी तो हमको है कि ये होता है, बट वो इतना लोकलाइज्ड होता है, इतने छोटे जगह पे होता है कि उसको पहले से उसका पता लगाना, अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो किस कैटेगरी में आएगा? अनफोर्सीन कैटेगरी में, अचानक से आ जाता है। ठीक है, कहीं भूकंप आया, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनफोर्सीन कंटिजेंसीज। तो जितने भी टर्म्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। आप इसको इजीली कर लोगे। आपको पता है कि माउंटेन वैली क्या है, इनके राइट्स क्या होते हैं इन कम्युनिटीज़ के, और अनफोर्सीन कंटिजेंसीज क्या होती है। आप लिख लोगे कि किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे इकोलॉजी, मतलब जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो तो ऐसे ही बहुत ख़राब हो रखा है, हो ही रहा है। तो कंस्ट्रक्शन करने से हमको पता है बहुत दिक्कत आती है, पेड़ को काटना पड़ता है, आप चट्टान बड़े बड़े उसको खिसकाते हो आप, तो वहाँ का बैलेंस बिगड़ता है। ठीक है, बेसिकली होता है क्या, माउंटेन वैली का जो एरिया है ना, वो लूजली बाउंड होता है, मतलब जैसे कि मिट्टी है, पत्थर है, डिफरेंट चीज़ें हैं, एक सरफेस है, उसमें हल्का सा प्रेशर पड़ेगा वो टूट जाएगा, वो स्लाइड घिसक जाएगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति होती है वैलीज़ की। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए, हमें ध्यान देते हुए कौन सी जगह पे करना है, कौन सी जगह पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है कुछ ऐसे लोग रहते हैं, इनके कुछ राइट्स होते हैं, कुछ कल्चर होते हैं, जैसे कुछ लोग पेड़ की पूजा करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है, तो हमको जहाँ तक हो सके उसका सम्मान करना चाहिए। फिर कहता है कि अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, क्योंकि जिसको हम जानते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा,
उसके लिए तो प्रिपेयर्ड हैं हम, बट हमको नहीं पता है कब क्या होगा, जैसे क्लाउड बर्स्ट है, अर्थक्वेक है, कुछ भी है। तो उस केस में कहता है हमें क्या करना चाहिए कि उस वैसी जगहों पे निर्माण करना अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर कि स्ट्रक्चरल चेंज डिफ़िकल्टीज़ हैं, जहाँ पे कि हमको पता है, इतना तो पता है ना कि भाई यहाँ लूजली बाउंड स्ट्रक्चर है, यहाँ मिट्टी कभी भी खिसक सकती है, तो वहाँ हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो कुछ कंप्लीटली तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, जो नुकसान हमको होगा उसको हम कम कर सकते हैं। क्योंकि नुकसान हम किस चीज़ में मापते हैं, हम देखेंगे कि अगर कहीं भूकंप आया, कुछ त्रासदी होती है, तो वहाँ पे लोग कितने मारे गए, हमें फिनेंशियली कितना लॉस हुआ है, उसको देखा जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आते हैं अब हम आज के करंट अफेयर्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। यहाँ देखिए, तो फर्स्ट हम देखेंगे टॉपिक क्या है, स्पीशीज़ इन न्यूज़। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो न्यूज़ में रहते हैं और एग्जाम में आता है। देखिए, तो यहाँ पे पहला क्या है, ऑर्काज। ऑर्काज के बारे में एक आर्टिकल आया था, उनमें एक चेंज देखा गया है, मतलब कुछ परिवर्तन देखा गया है कि वो जनरली क्या होते हैं कि शाई, मतलब शर्मीले किस्म के जीव होते हैं जो ह्यूमन से कम इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके पास कम से कम आते हैं। लेकिन अभी क्या देखा गया है ना कि वो, जैसे यहाँ एक फ़ोटो देखिएगा दिया गया है, वो क्या करते हैं, जो प्रे, जो शिकार वो कर रहे हैं ना, वो ह्यूमंस को ला के दे रहे हैं, मतलब एज अ गिफ्ट समझ लीजिए, एज अ ऑफरिंग समझ लीजिए। तो सडन जो चेंजेस आया इसके बिहेवियर में, इस पर बताया गया था कि वो अब उनका इंटेंशन क्या हो तो वही जाने, बट छोटा सा आर्टिकल था। तो हम देखेंगे प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ऑर्काज क्या है, लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन। किसकी प्रजाति है, डॉल्फिन्स की प्रजाति, लेकिन इनका नाम दूसरा क्या है, किलर वेल्स। किलर वेल्स, ठीक है। तो हमने देखा ऑर्काज क्या है, लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन्स हैं, इनका दूसरा नाम क्या हो जाता है, किलर वेल्स। ठीक है, इसको प्रो सोशल एनिमल्स कहते हैं, एक टर्म है, इसका मतलब होता है रेयरली इंटरेक्ट विद ह्यूमंस, काफ़ी शर्मीले किस्म के होते हैं, मतलब ह्यूमंस के साथ ज़्यादा वो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। फाउंड नियरली इन ऑल द वर्ल्ड्स ओशन, कहता है कि जितने भी वाटर बॉडीज़ जैसे कि ओशंस हैं, महासागर हैं, हर जगह ये पाए जाते हैं, बहुत कॉमन है। तो लाइक ह्यूमंस यानी इंसानों की तरह ही, कहता है टॉप ऑफ देयर फूड चेन, जैसे खाना पीना वो खाते हैं ना, खाना पीना हम लोग खाते हैं, तो हम लोग क्या टॉप ऑफ आवर फूड चेन है। तो ऑर्काज क्या होती हैं, अपने फूड चेन में सबसे टॉप पे होती हैं। फिर लार्जर ब्रेन साइज रिलेटिव टू द साइज ऑफ बॉडीज़, का मतलब क्या है कि हमारा जैसे शरीर है, तो एक अनुमान लगाया जाता है कि शरीर अगर इतना बड़ा है तो ब्रेन इतना बड़ा होना चाहिए। उस कंपैरिजन में ह्यूमन ब्रेन भी थोड़ा बड़ा होता है उस रेशियो के हिसाब से। और ह्यूमंस कहता है जो ऑर्काज होती हैं उनका ब्रेन भी कहता है रिलेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, जितना कि प्रपोर्शनेटली होना चाहिए बॉडी में। ठीक है, फिर कहता है दे लिव इन हंट इन ग्रुप्स, वो हमेशा झुंड में रहती हैं, झुंड में शिकार करती हैं। और उनका जो ग्रुप होता है उसको लीड कौन करता है, सबसे बूढ़ी सबसे बड़ी फीमेल, कहता है एक शब्द दिया गया मैट्रियार्क। इसका मतलब है कि उन ऑर्काज के जो ग्रुप होते हैं उसको लीड करती है कौन, सबसे उम्र में जो बड़ी होती है फीमेल, वो। ठीक है, इनका देखिए खासियत क्या है इनकी, समटाइम्स दे ऑल्सो बिहेव इन डिसेप्टिव एंड मैनिपुलेटिव वे, मतलब ये जो अभी इनका जो एक्टिविटी है, ये ह्यूमंस को अपना शिकार ला के दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो कहता है ये चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि इनका जो नेचर देखा गया है ना शुरू से, वो कैसा है, वो छल, मतलब हिंदी में छल समझ लीजिए, धोखा समझ लीजिए, वो कुछ भी कर सकती है। अगर उनको फिश पकड़ना होता है, कुछ करना होता है, तो वो काफ़ी, मतलब उनका दिमाग तेज़ चलता है, वो काफ़ी स्ट्रैटेजी बनाती है, सीधे अटैक नहीं कर देती हैं। इसलिए साइंटिस्ट समझना चाह रहे हैं कि इसका आखिर क्या मतलब है। ठीक है, वही देखिए कंटेक्स्ट दिया गया है कि ऑर्काज हैव बीन फाउंड शेयरिंग फ्रेशली किल्ड प्रे विद ह्यूमंस एंड दे डोंट जस्ट ऑफर देयर प्रे, दे वेट फॉर ह्यूमंस टू रिस्पॉन्ड। कहता है कि न्यूज़ में क्या था कि ऑर्काज जो है, ठीक है, अपने शिकार को ह्यूमंस को गिफ्ट की तरह दे रही हैं। ठीक है, तो बस दे के चली नहीं जा रही है, वहीं पे रुकी रह रही हैं, दे वेट, इंतज़ार करती हैं कि ह्यूमंस क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको, उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कौन सी स्पीशीज़ है, कहता है, एक सेकेंड, हाँ, कहता है ब्लू ड्रैगन्स, एक नाम दिया गया ब्लू ड्रैगन्स। ठीक है, ये न्यूज़ में थे, क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि बेसिकली इनके बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली ट्रॉपिकल वाटर्स में देखे जाते हैं। इसका क्या मतलब है, वैसे वाटर बॉडीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, उस एरिया में, मतलब जो ओशंस हैं वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन अभी इसको देखा गया है कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, तो थोड़ा सा रेयर है, ऐसा देखा नहीं जाता है। तो इसके बारे में देखें क्या है, कहता है टाइनी स्पीशीज ऑफ सी स्लग। सी स्लग क्या होते हैं ना, बेसिकली इनके पास वर्टिब्रे, मतलब इनको स्पाइंस नहीं होते हैं, इनवर्टिब्रे एनिमल्स होते हैं। कहता है वेनमस, जहरीले होते हैं ब्लू ड्रैगन्स। फेरोशियस, स्टिंग, स्टिंग का मतलब क्या था, वो जब काटते हैं ना एक स्टिंग होता है, मतलब जैसे कि एक कह सकते हैं एक कैसे चींटी काटती है, दर्द होता है,
उस तरह का यहाँ पे होता है, बट वो वेनमस कहते हैं, जहरीला स्टिंग उनका होता है, तो मृत्यु भी हो सकती है। फिर साइंटिफिक नेम क्या है? ग्लॉकस एटलांटिकस। ग्लॉकस एटलांटिकस क्या नाम है ब्लू ड्रैगन्स का? ग्लॉकस एटलांटिकस, ठीक है। लिव ऑन द ओशन सरफेस ड्रिफ्टिंग विद करेंट्स, कहता है कि जनरली देखा जाता है जो सी स्लग होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में तल पे उसके पाए जाते हैं, सी बेड पे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सी स्लग है ना, इसको ब्लू ड्रैगन्स हम कहते हैं, वो कहाँ पाए जा रहे हैं? कहाँ पाए जाते हैं? ओशन की सतह पे, सरफेस पे, ठीक है, ऊपरी सरफेस पे, ड्रिफ्टिंग विद करेंट्स, ठीक है। ओशन करेंट्स हम जानते हैं कि वेव्स आर डिफरेंट, करेंट्स आर डिफरेंट। वेव्स क्या होते हैं? एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है उसमें, ठीक है, तो बेसिकली मास मूवमेंट नहीं होता है। बट अगर करंट की बात करेंगे तो वो मास मूवमेंट होता है, तो करंट के साथ ये बहते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहता है दे फीड ऑन जेलीफिश, किसको खाते हैं? जेलीफिश को खाते हैं। और सिफोनोफोर्स, एक शब्द दिया गया है सिफोनोफोर्स, ये होता क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, दिख रहा है ना? हाँ, सिफोनोफोर्स बेसिकली कोई एक जानवर नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा देख करके सिफोनोफोर्स को ये जेलीफिश ही है, लेकिन नहीं, वो जेलीफिश नहीं होता है। वो ऐसा ग्रुप होता है, ऐसी कॉलोनी जहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, लेकिन देखने में लगते हैं कैसे? जेलीफिश की तरह। तो सिफोनोफोर्स क्या हो गए? एक कॉलोनी ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो कि देखने में लगते हैं जेलीफिश की तरह, जो कि वेनमस, जहरीले होते हैं, ठीक है। कौन खाता है इनको? ब्लू ड्रैगन्स खाते हैं। तो देखो कहता है इनकॉर्पोरेट स्टिंग्स ऑफ जेलीफिश इनटू देयर बॉडीज, कहता है कि जेलीफिश जैसे स्टिंग करती है ना, चुभोती है, अगर वो जेलीफिश को खाते हैं ना, तो उसके उस स्टिंग को ना अपने बॉडी में वो इस तरह से एक्यूमुलेट कर लेते हैं। कहता है मल्टीपल फिंगर्स के स्ट्रक्चर, मतलब जब वो जेलीफिश को कंज्यूम कर रहे हैं, उनका स्टिंग भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो अपने बॉडी में ना एक ऐसा वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं जैसे कि लगता है कुछ उंगली ऐसा निकला हुआ है, जो कि ह्यूमन के कांटेक्ट में आने पे उसको अजीब सा एक मतलब कह सकते हैं स्टिंगी एक फीलिंग होती है, काट लेते हैं कह सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे वो किसको खा रहे हैं? जेलीफिश को खा रहे हैं, उससे स्टिंग वाली प्रवृत्ति आ रही है। सिफोनोफोर्स को खा रहे हैं, वेनमस होते हैं, यहाँ से जहर भी आ रहा है। इसलिए क्या कहा गया था इनके बारे में कि ये फेरोशियस स्टिंग, मतलब इनका स्टिंग भी होता है, ये जब चुभोते हैं तो काफ़ी दर्द होता है, और जहरीले भी होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लाइन दिया गया, इसमें कहता है कि हमेशा उल्टा तैरते हैं, मतलब पेट इनका ऊपर रहता है, पीठ नीचे रहता है। क्यों ऐसा करता है? उनके पीठ पे ब्लू कलर है, पेट पे वाइट कलर होता है, तो ब्लू कलर जो नीचे की तरफ होता है वो समुद्र के पानी के कलर से मिल जाता है, वो छुपने में इनको आसानी होती है। जो बेली, जो पेट का कलर होता है वो वाइट होता है, तो सनलाइट से ब्लेंड हो जाता है वो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको लग रहा होगा कि मैम क्या पढ़ा रही है, बट नहीं। तो एग्जाम में देखोगे प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, कि उनका नेचर कैसा है, वो सोते कब है, जगते कब है, खाते कब है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो एक देखिए यहाँ पे कहता है हाँ, ये कहाँ पाया गया है? कहता है स्पेन में। तो स्पेन कहाँ है? स्पेन हम जानते हैं, इसकी देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए, देख लीजिएगा। स्पेन को बॉर्डर कौन कौन से वाटर बॉडीज करते हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? प्लेसेस इन न्यूज़, कुछ क्षेत्र न्यूज़ में थे, उसको देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं मोल्डोवा, ठीक है। मोल्डोवा पेपर में दिया गया था, बड़ा सा आर्टिकल था, वो हमारे काम का नहीं है। तो देखिए मोल्डोवा क्या है? स्मॉल लैंड लॉक्ड ईस्टर्न यूरोपियन नेशन। मोल्डोवा क्या है? छोटा है, लैंड लॉक्ड है, पानी की बाउंड्री नहीं है इसकी, ईस्टर्न यूरोपियन नेशन है ये। कहाँ पे है ये? यूरोप में, ठीक है। इसके बॉर्डर कौन कौन करते हैं? यूक्रेन ऑन 3 साइड्स, इसके 3 साइड से इसको यूक्रेन ने घेर रखा है। और वेस्टर्न बॉर्डर किससे लगता है? रोमानिया से। इसको ध्यान रखिएगा, ये कंट्री न्यूज़ में है, क्योंकि यूक्रेन रशिया में जो वॉर चल रहा है, तो इसको भी इससे दिक्कत हो रही है, क्योंकि यूक्रेन से काफ़ी घिरा हुआ है, इसलिए न्यूज़ में था। तो मोल्डोवा देखा हमने, स्मॉल कंट्री है, लैंड लॉक्ड है, ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है। इसके बॉर्डर कौन कौन है? यूक्रेन एंड रोमानिया, बस 2 कंट्रीज, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा एक दिया गया है, यहाँ पे देखिए कुछ बीचेस दिए गए हैं, कुछ बीचेस है, कुछ आइलैंड्स है, सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। वाइवर्स बीच, सेंटा बारबरा, फामरा, बेलेरिक आइलैंड्स, कैनरी आइलैंड्स, ठीक है। कहाँ है? स्पेन में है। तो हम देखेंगे स्पेशली, देखिए इसको सेंटा बारबरा बीच है ना, इस पे ध्यान देंगे। इसको हम प्लाया ऑफ सेंटा बारबरा भी कहते हैं। बेसिकली सेंटा बारबरा सिटी पूछेगा तो वो तो यूएस में पड़ता है, बट सेंटा बारबरा बीच पूछेगा या प्लेया सेंटा बारबरा पूछेगा, वो स्पेन में है, स्पेन में है। कहाँ पे एग्जैक्टली है? देखिए नॉर्थ ऑफ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कहाँ पे है? प्लेया ऑफ सेंटा बारबरा, नॉर्थ ऑफ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। हम जानते हैं व्हाट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट क्या है? नैरो वाटर बॉडी है, ठीक है, जो कि क्या करती है? अटलांटिक को इससे कनेक्ट करती है और अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, मतलब अफ्रीका में हो जाएगा मोरक्को, यूरोप में स्पेन, ठीक है। आप इन फैक्ट्स को ध्यान रखोगे।
कि व्हाट इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। कुछ प्लेसेस देखा हमने मोल्डोवा के बारे में, कैनरी आइलैंड्स, बेलेरिक आइलैंड्स, सब स्पेन में है, फमारा बीच, सारा कुछ स्पेन में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए एक आध शॉर्ट न्यूज़ है इसमें। देखिए कहता है पहला युद्ध कौशल 3.0। युद्ध कौशल 3.0 क्या है, इसको किसने कंडक्ट किया है, हमारी भारतीय सेना ने कंडक्ट किया है। कहाँ पे, कामेंग क्षेत्र है अरुणाचल का, यहाँ पे ये ऐसे भी न्यूज़ में रहता है कामेंग, देख लीजिएगा। फिर कहता है कि क्यों किया गया था, तो दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए, अपनी तैयारी जो नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हम जानते हैं समय जैसे जैसे बदल रहा है ना, तो वार करने के, लड़ने के तकनीक में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग इंडिया दिखा रहा है कि हम प्रिपेयर्ड है, हम तैयार हैं, ठीक है। एक देखिए इसमें अश्नी प्लेटून्स करके एक टर्म है, अश्नी प्लेटून्स, ये क्या है, इंडियन आर्मी का स्पेशल ड्रोन यूनिट जो ड्रोन को संभालता है, उसको ऑपरेट करता है, उसका नाम क्या दिया गया, अश्नी प्लेटून। तो इसको पहली बार ना, डेब्यू मतलब होता है कि दिखाना, दर्शाना, फर्स्ट टाइम इसको कहता है, इसकी प्रदर्शनी की गई थी कहाँ पे, युद्ध कौशल 3.0, कहाँ पे, कामेंग अरुणाचल। चलिए नेक्स्ट कहता है रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है भाई भारत में, एजुकेट गर्ल्स। ये क्या है, एक एनजीओ है, बेसिकली लड़कियों को पढ़ाता है, शिक्षा देता है। तो पहली बार किसी भारत के एनजीओ को, पहली सॉरी नॉट एनजीओ, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी नॉन प्रॉफिट संस्था को ये अवार्ड दिया गया है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। और क्या नाम है इसका, एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। अदर्स किनको किनको मिला है, शाहिना अली ऑफ मालदीव्स, फ्लैबिनो एंटोनियो, ये जो फिलीपींस, ठीक है। ये देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, देखिए ये टॉपिक आ जाता है हमारा मेंस का, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से हम लोग। तो अभी हम जानते हैं कि यूएस ने क्या टैरिफ लगा दिया है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमने देखा था आपने लास्ट 2-3 लेक्चर पहले वाले लेक्चर में कि रशिया, चाइना एंड जापान क्या है, 3 ध्रुव हैं, 3 पोल्स हैं, जिसपे कि हमारी अभी जो फॉरेन पॉलिसी है वो घूम रही है, किसके रिगार्डिंग, यूएस के टैरिफ के रिगार्डिंग। क्यों, क्योंकि रशिया से कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, जो ऑयल परचेज हम कर रहे हैं उसका प्रेशर यूएस दे रहा है कि मत करो, ठीक है। सेकंड देखा था हमने कि जापान जो है, हम वहाँ पे हमारे पीएम विजिट करने गए थे, तो उनका एम क्या था, हम जानते हैं, हमने देखा था कि हम यूएस पे डिपेंडेंट है हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए, चाइना पर डिपेंडेंट है हमारे इंपोर्ट्स के लिए। तो यूएस पे हम कैसे एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, वैसे एक्सपोर्ट्स के लिए जो कि हमारे देश में कहता है कि लेबर इंटेंसिव, मतलब ऐसे सेक्टर्स हैं एक्सपोर्ट्स के, जैसे कपड़े का सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, अदर सेक्टर्स है, जिसमें कहता है कि लेबर मतलब जो बहुत लोगों को रोज़गार देता है, ठीक है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है उस पर हम, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जब बात आती है सेमीकंडक्टर चिप्स की आती है, रेयर अर्थ लाइक लिथियम है, सिलिकॉन, इसकी बात आती है, तो भंडार होने से नहीं होता है, उसको उस रूप में लाना जिस रूप में हम उसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँचाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो हम बेसिकली लिथियम है, सिलिकॉन, फोटोवोल्टाइक सेल्स वगैरह सब कहाँ से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिपेंडेंट है कम्प्लीटली, देखा जाए तो यूएस पे भी डिपेंडेंट है, चाइना पे भी डिपेंडेंट है। जापान की बात आती है, जापान इज़ ऑल्सो गुड, जापान भी सेमीकंडक्टर्स बनाने में आगे, सब कुछ ठीक है, बट जापान बेसिकली क्या करता है ना कि जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको बनाता है। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो आत्मनिर्भर बनना है, मेक इन इंडिया करना है। तो हम जो बीच के जो होते हैं कॉम्पोनेंट्स, उनको कहते हैं ना इंटरमीडिएट जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उसको मंगाने पर विश्वास करते हैं, तो वो बेसिकली हम चाइना से मंगाते हैं, ठीक है। तो चाइना को हम शॉर्ट टर्म में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, देखा था हमने। जापान की बात है, जापान हमें हेल्प करता है, कर सकता है, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो ओवरनाइट नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। हमने डिस्कस किया था इसको कि जापान लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में साबित हो सकता है। जापान धीरे धीरे हमें सिखाएगा, टेक्नोलॉजीज़ देगा, हम सीखेंगे, बट शॉर्ट टर्म में देखा था हमने चाइना, यूएस दोनों हमारे लिए कह सकते हैं इंडिस्पेंसिबल, मतलब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे एक टर्म दिया गया है इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी, क्या होता है ये बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी क्या है, ऊर्जा कहाँ से आती है, आप देख लो तो थर्मल हो गया, मतलब कोल से आ रही है, पेट्रोलियम से आ रही है ना, आजकल इथेनॉल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोलर सेल्स हो गया, ये सब बातें हैं। तो वैसा कहता है कि इसका सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में हमको ऊर्जा बनानी है किसी भी तरह से, तो उसका जो सप्लाई है ना वो रुकना नहीं चाहिए, या तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो, आप बाहर से मंगाओ, कैसे भी करो। तो इसमें हम देखेंगे कि जियोपॉलिटिकली जो सिनेरियो है ना, उसके कारण से कहता है कि भारत के ऊर्जा सुरक्षा कह लीजिए हिंदी में, जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर कुछ असर पड़ सकता है, ठीक है, ड्यू टू द टैरिफ्स, ड्यू टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, ठीक है। देखो तो कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है प्रेजेंटली क्या है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है,
एनर्जी में क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, मतलब कोल भी आ जाएगा, पेट्रोलियम भी, रिन्यूएबल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, ऊर्जा को यूज़ करता है भारत, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट क्या है, रिफाइनर। फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर किसके रिगार्डिंग है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। अगर हम बात करें लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, उसके संदर्भ में इंडिया क्या चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है, इसको रिफाइन करता है। फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ठीक है, दुनिया का, ओके। फिर कहता है इथेनॉल ब्लेंडिंग, देखा था हमने, काफ़ी डिस्कशन किया है कि 20% हमने अचीव कर लिया है अभी प्रेजेंटली। इसके भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि गाड़ी के इंजन पे असर पड़ता है, सब कुछ देखा था हमने। तो फिर कहता है, एक तो ये था इथेनॉल वाला। फिर कॉम्प्रेस्ड बायोगैस की बात करी जाए तो 2025 तक कहता है कि इसका ब्लेंडिंग वॉलंटरी होगा, मतलब आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन नेक्स्ट ईयर से क्या हो जाएगा ना, एक सर्टेन टारगेट्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको इतना % तो ब्लेंड करना है सीएनजी में, ठीक है। कहता है कि 2028 तक क्या कर लेना है, 5% तक ब्लेंडिंग हमें अचीव कर लेना है। ये हमारा प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स हो गए। अब देखो मेंस पे आते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी सिक्योरिटी, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन तो देखो यूपीएससी कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो कुछ सर्टेन ऐसी चीज़ें होते हैं ना जिसके बारे में नोट्स हमारे पास होने चाहिए। जैसे कि कहता है क्या हमें जानना चाहिए, तो अगर हमारी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, हम जानते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सालों में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, है ना, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, सुनते रहते हैं हम। तो कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में और एनर्जी सिक्योरिटी में क्या रिलेशन होता है, हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए हमारा। फिर इंडिया मोमेंटम ऑन ग्लोबल फ्रंट कहता है कि अगर इंडिया का ग्रोथ होता है, इंडिया अगर आगे बढ़ रहा है, तो उससे असर पड़ेगा एनर्जी सिक्योरिटी पे। तो ओवरऑल कहता है कि वैश्विक स्तर पे इसका क्या असर हो सकता है, ठीक है। और देखिए क्या जानकारी होनी चाहिए, लिंकेजेस विद करेंट सिनेरियो, जैसे यूएस का टैरिफ है, रशिया, मतलब डिफरेंट चीज़ें जो होते रहती हैं जब भी एग्जाम हो, जिस साल भी एग्जाम हो, कुछ ना कुछ तो होता रहता है। तो आपको उससे चाहिए कि एक हम कनेक्शन बैठा करके एक नोट्स हमारे पास हो। नेक्स्ट कहता है इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड रिन्यूएबल्स, इसमें ये भी देखेंगे हम, सिर्फ क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स नहीं, हम किस तरह से अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ें। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, इस पर देखेंगे हम। कहता है ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड। अब कहता है कि एनर्जी डिमांड तो बढ़ रही है, हमने देखा था ना, यहाँ पे हम क्या है, थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, ठीक है, मतलब हमको चाहिए वो इंपोर्ट करके हो, डोमेस्टिकली कैसे भी हो। तो कहता है कि अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है एनर्जी के लिए, ठीक है, तो उसका हमारे ग्रोथ पर, हमारे देश पर क्या असर पड़ सकता है। रोल ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू विकसित भारत कंसेप्ट, कहता है कि हमको डेवलप कंट्री बनना है ना, तो इसमें इसके डेवलप कंट्री बनने के लिए हमें जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है, इसको हमको पता होना चाहिए। देखिए कुछ हम थोड़ा सा देखेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ नोट्स हैं, देख लीजिएगा, इसको PDF मिल जाएगा आपको। इसमें कहता है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट की बात देखिए नहीं हो रही, ग्रोथ, हम GDP की बात करें बेसिकली, डेवलपमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम सस्टेनेबल ये सब नहीं घुसाएंगे, इसमें देखेंगे हम कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, मैक्रो मतलब बड़े स्तर पे, है ना, नेशनल इनकम की बात कर लीजिए आप, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर लीजिए, मोटा मोटा बड़े स्तर पे, ठीक है। इसमें कहता है कि अगर हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हम ग्रो कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ग्रोथ का मतलब क्या है, अगर हम इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही है हमारी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे हम, या हम शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा शहरीकरण हो रहा है, ग्रोथ क्या, ये सब ग्रोथ का फैक्टर्स होता है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात अगर नहीं करें, डेवलपमेंट में आएगा एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सब नहीं, यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ पैसा, मॉनेटरी देखेंगे हम, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है, हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज से क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, किस चीज़ का डिमांड, अब कैसे बढ़ेगा, देखिए इंडस्ट्रीज अगर बढ़ती हैं उससे क्या होगा, जो अगल बगल के एरियाज़ हैं वो एज अ अर्बन सेक्टर, एज अ शहर वो डेवलप करेंगे, ठीक है। तो शहर के जो लोग होते हैं ना, उनकी डिमांड्स थोड़ी अलग होती हैं, कह सकते हैं ऐसा हम। तो डिमांड्स हमारी गुड्स की बढ़ेंगी, है ना। फिर कहता है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, गाड़ियाँ होंगी धीरे धीरे हमारे पास, क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, थर्मल कह लीजिए, अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का डिमांड बढ़ सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा, कहता है या तो कहता है इम्पोर्ट डिपेंडेंस, अगर हमारे पास नहीं है, अगर तो इम्पोर्ट करेंगे हम, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब जो बैलेंस होता है जो हम ट्रेड करते हैं उस पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा इस इकोनॉमी में, क्या देखा कि ओवरऑल देखा जाए इकोनॉमी ग्रो करती है, अगर उससे क्या होगा, ग्रोथ की बात अगेन कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो डिमांड अल्टीमेटली बढ़ता है, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड किन चीज़ों का बढ़ेगा, जैसे कि हमने देखा बिजली है,
क्रूड ऑयल है, शहर के जो अदर फैसिलिटीज़ होती हैं उसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो इन सबको पूरा करने के लिए कहता है कि अगर हमारे पास नहीं है ना, जैसे हमने देखा था, अगेन फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। अगर हम रिन्यूएबल्स की बात भी करें, सोलर सेल्स की बात करें, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी की बात करें, हम किस पे डिपेंडेंट है? चाइना पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हम जो क्रूड मंगाते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह कहाँ से? बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं। तो हमको क्या करना है इसमें, ये तो हमने बता दिया, हमको इसमें फिर लिखना क्या होगा, किस प्रकार से हम इस डिपेंडेंस को या तो कम करें, नहीं तो कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन करें कंट्रीज़ के साथ जिससे कि हमारा थोड़ा सा हम पे राहत हमको मिले, कुछ चीपर हमको गुड्स मिल सकें, ठीक है। अब देखो फिर कहता है रिन्यूएबल्स, हमने देखा अभी, तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। रिन्यूएबल्स क्या है? मतलब ऐसी चीज़ें जैसे कि जो नॉन फॉसिल नेचर की होती हैं, उसके लिए कहता है कि अगर हम स्विच कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? धीरे धीरे शिफ्ट करना, एक ही बार स्विच करना नहीं, धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनोवेशन। इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, अगर कहीं विंड मिल लग रहा है, कहीं सोलर पावर प्लांट लग रहा है, ऑब्वियसली जॉब्स तो बढ़ेंगी ही ना। अगर हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में खुद से हम बनाएं, इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको, पैसा हमारे पास आएगा, हम कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। फिर क्लीन एनर्जी, अगर हम क्लीन एनर्जी को यूज़ करते हैं, अगर हम प्रदूषण कम करते हैं, तो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रोथ का मतलब हमने देखा था अगेन कि सिर्फ पैसे, आप बेसिकली देखोगे कंट्री किस तरह से जीडीपी उसकी आगे बढ़ रही है। तो सस्टेनेबल कैसे होगा ये? अगर कहता है कि प्रदूषण बढ़ेगा अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं ना। बीमार पड़ रहे आदमी, जैसे जो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, जैसे बीमारी है, कुछ बुजुर्ग हैं, उन पे हम देखिए यहाँ पे सोचने की बात नहीं है, फैक्ट की बात हम करेंगे। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं तो हमारा जो खर्चा है वो अल्टीमेटली क्या होगा? ऐसी जगह पे करना पड़ेगा, जैसे हेल्थ हो गया, ठीक है। हम बीमार पड़ गए या फिर कहीं कुछ घटना घट गई, हम पैसा वहाँ लगा रहे हैं, तो वो पैसा मार्केट में आ सकता था ना, कहता है भाई। तो अगर हम क्लीन एनर्जी को यूज़ करेंगे तो सस्टेनेबल ग्रोथ हमारा होगा, पैसा हमारा कह रहा है कि हेल्थ पे कम खर्चा करना पड़ेगा हमको, कहीं आग लग गई वैसा सिनेरियो कम हो जाएगा, उस पर कम पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो मतलब एक समझने वाली बात है, सस्टेनेबल ग्रोथ इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है। फिर जियो पॉलिटिकल देखिए लिंकेजेस में क्या कहता है। हम अब बेसिकली क्या हैं, हमने देखा था हम डिपेंडेंट हैं, ये वर्ड हम जानते हैं। हम निर्भर हैं, किस पे निर्भर हैं? तो कहता है यहाँ पे बात कर रहा है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की। हमने देखिए इसको डिस्कस कर रखा था ऑलरेडी। जब वेस्ट एशिया की बात आती है, जो कि मिडिल ईस्ट वाली बात है, वहाँ पे वो अभी अनस्टेबल चल रहा है। हम डेली पढ़ते हैं पेपर में, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। और सबसे हमारे लिए काम की बात यहाँ पे क्या हमने देखा था कि जो यूएस है, अभी तो टैरिफ लगा दिया है उसने, ठीक है, बट यूएस क्या कर रहा था? इजराइल की मदद से देखा था हमने, इजराइल उसका बहुत अच्छा मित्र है, एलाई है, उसकी मदद से वो इस एरिया में, वेस्ट एशिया वाले एरिया में, जो कि क्रूड ऑयल में काफ़ी रिच है, वहाँ पे ये क्या कर रहा था? अपना एक कह सकते हैं प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। ईरान क्या कर रहा था? उसके अगेंस्ट था। सिंपल से फैक्ट में समझेंगे हम, ठीक है। ये तो ग्लोबल बात हो गई। तो भारत भी क्या है? एक तरह से डिपेंडेंट है ना वेस्ट एशिया पे फ्यूल्स के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पे यूएस या किसी अदर कंट्री का मोनोपोली हो जाता है तो हमें तो दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। ये कहता है कि इफेक्ट ऑन इंडिया सिक्योरिटी, कहता है कि अगर वहाँ पे किसी और कंट्री का दबदबा हो जाए या वो अनस्टेबल रहे, उस केस में हमें तो लॉस होगा, ठीक है। हमारे पास सप्लाई कम आ जाएगी, ठीक है। उसका दाम बढ़ सकता है। अब कहता है कि मेंटेनिंग, इंडिया क्या कर रहा है अभी एट प्रेजेंट में, उसकी जो रिलेशंस हैं, कहता है कि हम ईरान से भी रिश्ता बनाए हुए हैं, इजराइल से भी, सऊदी से भी। तो ऐसी कंट्रीज से रिश्ता हमारा बना हुआ है एक जैसा, एक टाइम पे, जो किसी न किसी फ्रंट पे एक दूसरे के अगेंस्ट है, ठीक है। तो कहता है इसको नाम दिया गया है एनर्जी डिप्लोमेसी का। इसमें कहता है कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है, मतलब हम कहाँ से सामान मंगवाएं फ्यूल्स के रिगार्डिंग, उससे हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी डिटरमाइन होती है, वो भी डिसाइड होती है कि किसको हमको कितना वैल्यू देना है, कहाँ से कैसा रिश्ता रखना है, ठीक है। ये देखो रशिया फैक्टर है, तो हम जानते हैं अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। यूएस कहता है तुम वहाँ से ऑयल मत खरीदो। तो अभी तो हम एक बोलेंगे बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहिए। हाँ, जब कुछ निष्कर्ष निकलेगा इसका तो उसको हम आंसर में इंक्लूड करेंगे। अभी तो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, तो हम बोलेंगे बैलेंस होना चाहिए वेस्टर्न प्रेशर के बीच में और रशियन इंपोर्ट्स के बीच में, क्योंकि हम इसको भी छोड़ नहीं सकते हैं। हमने देखा था यूएस ईयू जो ब्लॉक्स हैं उनको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। अब यूएस फैक्टर है, इसको देखिए हमने बार बार डिस्कस किया, टैरिफ से क्या होगा नहीं होगा, तो बार बार लिखना इज़ नॉट गुड।
फिर चाइना फैक्टर में देखा हमने कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। देखिए बाकी चीज़ें तो हैं, हम डिपेंडेंट है ठीक है। अदर फैक्टर क्या है, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। हमने देखा था द हिंदू में एक आर्टिकल आया था कि अफ्रीका में ना कॉन्गो वाला जो एरिया है, जिंक वाला बेल्ट ये सब है, वहाँ पे चाइना ने क्या कर रखा है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। किस शर्त पे, चाइना बोलता है कि तुम जो वहाँ से माइंस निकालोगे, सॉरी जो मिनरल्स निकालोगे, वो तुम्हारे पास तो टेक्नोलॉजीज है नहीं उसको रिफाइन करने के लिए, तुमको तो कम पैसा मिलेगा ग्लोबल मार्केट में। तो हम क्या करते हैं, चाइना ने बोला हम क्या करते हैं, हम तुम्हारे अफ्रीका में ना प्लांट्स लगाते हैं, इंफ्रा क्रिएट करते हैं, जिससे कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को मिनरल्स दो, बदले में क्या करेंगे, हम तुम्हारे यहाँ रोड बनवा देंगे, अस्पताल खुलवा देंगे, सब कर देंगे, ठीक है। अब वो करे ना करे वो अलग बात है, बट चाइना की ये पॉलिसी है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे रिसोर्स काफ़ी रिच हैं, या वो समुद्र हो, धरती हो, कहीं हो, वहाँ वो अपना एक कह लीजिए प्रेजेंस रखे हुए है, ठीक है। तो हम कहता है कि हम एज अ कंट्री, एक हमारा कंपटीशन है उससे, ठीक है, क्योंकि हर रिसोर्स तो हर कंट्री में मिलते नहीं है ना, किसी न किसी रूप से आपको तो एक रिलेशन रखना पड़ेगा अदर कंट्रीज से भी। अब कहता है कि इंडिया सागर पॉलिसी, हमने देखा था सागर पॉलिसी के बारे में, जो इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र है ना हमारा, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी है ये। उसमें कहता है कि सबके लिए ओपन हो, एक रूल बेस्ड ऑर्डर हो, एक नियम कानून हो। तो ये पॉलिसीज़ किससे प्रभावित हो रही हैं, एनर्जी सिक्योरिटी से, क्योंकि वहाँ पे वो एरिया ठीक है स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, एक रूट है, बट सबसे ज़्यादा देखिए उसका इंपॉर्टेंस कहाँ आ जाता है, क्योंकि वहाँ ऐसे मिनरल्स मिलते हैं उस समुद्र के उस एरिया में, उस तल में, जो सॉरी ऐसे कई मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे मेन लैंड पे नहीं है और धरती पर नहीं पाए जाते हैं, वो वहाँ मिलते हैं। तो उस एरिया में कहता है सागर, मतलब जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है, वहाँ पे भारत क्या चाहता है, ओपननेस हो, एक रूल बेस्ड ऑर्डर हो। तो ये पॉलिसीज़ किससे प्रभावित हो रही हैं, एनर्जी सिक्योरिटी से, ठीक है। रेयर अर्थ सोलर सप्लाई, सेम वही चीज़ है, सिलिकन है, लिथियम वगैरह है। तो हमारे यहाँ तो इसका भंडार है, बट अगेन जिस रूप में हमें उसको यूज़ करना है, सिलिकन हम जानते हैं काफ़ी प्योर चाहिए हमें, 99.99% प्योर चाहिए, उसको उतना प्योर हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास टैक्स नहीं है वैसी, तो हम किस पे डिपेंडेंट है, चाइना पे, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी, इसको देखा हमने कि इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे जुड़ा हुआ है, ये जियो पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए तो लास्ट हमारा आर्टिकल है आज का, इसमें कहता है, इसमें इसका टाइटल देखिए क्या है कि शेल स्ट्रक्चर। शेल स्ट्रक्चर क्या है, ये जो देखिए दिया गया है यहाँ पे, परत दर परत आयरन, सिलिकन, ऑक्सीजन जैसे जैसे हम शेल में आगे बढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स हमारे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, तो ऐसा अभी तक इसमें इस आर्टिकल में कह रहा है कि थियोरेटिकली, ऐसा थियरी में कहा जाता था कि जो स्टार्स होते हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कोर में कोई मटेरियल होगा, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे वो एलिमेंट्स बदल जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसका प्रूफ मिला है एक, ऐसा देखिए यहाँ पे दिया गया है, नाम क्या है इसका, यहाँ देखते हैं देखिए टाइप एन है, और यहाँ पे देखेंगे हाँ SN2021YFJ, इसको ध्यान रखना है, टाइप एन क्या है और SN ये क्या है। तो SN2021YFJ ये क्या है, ये नाम दिया गया है किसका, एक सुपरनोवा, ठीक है। मतलब स्टार जब हम जानते हैं ना वो उसका जब जीवन लीला समाप्त उसकी होती है, लाइफ एंड होता है, तो सुपरनोवा होता है, उसका नाम दिया गया SN2021 नाम है उसका। और टाइप IEN क्या है, कहता है एक नया प्रकार का सुपरनोवा मतलब देखा गया है, ठीक है, यूनिवर्स में, उसको नाम दिया गया टाइप EN। पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज टाइप IEN, क्या है ये, एक टाइप ऑफ सुपरनोवा, ठीक है। अब देखो तो इसमें आर्टिकल में देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए एज दीज स्टार्स एज, जैसे जैसे स्टार्स पुराने होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं स्टार्स में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूज़ करता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे स्टार्स की उम्र बढ़ती है, दे फ्यूज़ प्रोग्रेसिवली हेवियर एलिमेंट्स इन नेस्टेड लेयर्स, ठीक है। कहता है कि जैसे जैसे वो उम्र उनकी बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो भारी से भारी एलिमेंट का निर्माण करना स्टार्ट करते हैं। कहता है हाइड्रोजन काफ़ी लाइट होता है, हम जानते हैं ऑन द आउटसाइड, जैसे जैसे वो बूढ़ा होगा, बड़ा होगा, तो हीलियम बनेगा, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, नियोन, मैग्नीशियम वगैरह, ये सब देखिए दिया हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो ये सबसे बाहरी हो गया, सबसे लाइट होता है। यहाँ पे कहता है कि यहाँ देखिए एक इवेंट देखा गया सुपरनोवा का, उसमें एक देखिए टर्म दिया गया प्रोजेनिटर स्टार, ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रोजेनिटर स्टार क्या होता है, जो एक्चुअल तारा होता है जो कि अपने लाइफ के एंड में क्या हो जाता है उसका सुपरनोवा, तो उस स्टार को बोलेंगे हम प्रोजेनिटर स्टार। उस केस में ऐसा मतलब देखने को मिला है कि यहाँ पे देखिएगा सिलिकॉन एंड सल्फर
कहाँ है, सिलिकॉन सल्फर देखिए यहाँ होता है। तो कहता है उसका ना मतलब धीरे धीरे जिस तरह वो मर रहा था, स्ट्रिप हो रहा था, तो इस फेज पे आकर के कैप्चर किया गया जहाँ पे कि सिलिकॉन वाला उसका जो लेयर है वो मिला है। इसका मतलब थियरी प्रूव होती है यहाँ पे कि ये धीरे 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 क्या हो गया, उसका स्ट्रिप अवे हो गया, हट गया, ठीक है, सर्टेन प्रोसेस के कारण, ठीक है। तो थियरी प्रूव होती है कि एक शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टार्स का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हाँ वही कहता है रेयर डायरेक्ट कन्फर्मेशन इसमें हो गया हमारी थियरी का। फिर कहता है नॉट जस्ट द आउटर लेयर हाइड्रोजन या हीलियम, कहता है इट रिप्रेजेंट्स डिस्कवरी ऑफ इंटायरली न्यू क्लास ऑफ सुपरनोवा नाउ कॉल्ड टाइप ईएन। मतलब इसमें कह रहा है कि सुपरनोवा का हमने कभी इस तरह से देखा नहीं था, हमने फर्स्ट टाइम देखा है जिसमें कि 2 लेयर बचे हुए सिलिकॉन सल्फर वाले। तो हमने देखा 2 चीज़ प्रूव हो रही है। फर्स्ट चीज़ क्या प्रूव हो रही है कि यस देयर इज शेल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्स, ये प्रूव हो रहा है। सेकंड कहता है कि ये जो सिलिकॉन वाला लेयर है, सल्फर वाला लेयर है, वो हमें देखने को मिला है, इससे पहले हमने कभी देखा नहीं था ऐसा। तो उसका नाम क्या दे दिया हमने, टाइप ईएन सुपरनोवा, ठीक है। यहाँ देखो कुछ टर्म्स दिए गए हैं। एक टर्म था इनर्ट आयरन कोर, मतलब इनर्ट कोर क्या होता है, इनएक्टिव, जहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोर में क्या है, आयरन। जब आयरन बन जाता है ना तो देखा गया है कि जो फ्यूजन है वो रुक जाता है, आगे इसके कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। सर्कमस्टेलर क्या होता है, रीजन सराउंडिंग स्टार, जैसे कि ये तो कोर वाला क्षेत्र हो गया ना, ये कोर हो गया। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब लेयर जैसे जैसे बढ़ेगा, उसको हम कहते हैं सर्कमस्टेलर, जो उसको घेरे हुए एक सितारे को, ठीक है। देखिए प्रोजेनिटर स्टार, ओरिजिनल स्टार, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए सुपरनोवा बहुत न्यूज़ में चल रहा है, बहुत बहुत बहुत, है ना। आपको करना क्या है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ड्वार्फ हो गया, सुपरनोवा है, ब्लैक होल है, आप उसको देखोगे एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, आप इसको प्लीज़ एक बार देख लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो एक डेटा देखिए दिया गया है, आपको बस एक नज़र डालना है। इसको डेटा को तो देखिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। यहाँ बेसिकली बताया गया है ना कि देखिए मेजर फर्टिलाइजर्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं भारत में। देखिएगा डैप जो है इसमें कमी आई है, बाकी सब में ग्रोथ हुआ है। डेटा एक्चुअली पूछता है प्रीलिम्स में, ऐसा हमेशा से पूछता आया है और मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखिए इंपोर्ट ऑफ यूरिया के रिगार्डिंग डेटा दिया गया है, ये डेटा है इंपोर्ट ऑफ डैप, ठीक है। इसके रिगार्डिंग डेटा दिया गया है, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए तो लेक्चर के एंड में फिर से एक एमसीक्यू देखिए आ गया है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रेटिव वर्ड्स, है ना। आपको बताना है इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आप इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, अगर आपको आंसर आता है आप कमेंट करो, नहीं आता है तो वेट करो, कल डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है किसको इसमें से हम डेट्रेटिव वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन मेंस का है, ये पूछा गया था अभी रिसेंटली मेंस में, है ना। इसमें कहता है एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लिंक्ड विद इंडियाज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट। देखो हमने भी डिस्कस किया है ना कि क्वेश्चन कैसा पूछता है, ये मिक्स कर देता है। यहाँ हमने बात करी थी किसकी, एनर्जी सिक्योरिटी की। देखिए इसको कैसे मिक्स कर दिया, फॉरेन पॉलिसी के साथ, मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ देखिए मिक्स कर दिया है। कहता है हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अगर आपने लेक्चर को देखा है ठीक से, हमको लगता है आपको इसको आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। हमने देखा था किस प्रकार से जो फॉरेन पॉलिसी हैं उस पर असर पड़ता है किसका, एनर्जी सिक्योरिटी का, ठीक है। आप इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, कल हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।